This program is brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, अगर हम अपने जिस्म में होने वाले मुख्तलिफ़ अमराज़ का जायज़ा लें तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो पैदाइशी नक़ाइस होते हैं, जिस तरह दिल में सुराख होना, उनके ऊपर इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता। कुछ ऑटोइम्यून बीमारियाँ होती हैं जिनको हम कहते हैं कि हमारा अपना मुदाफ़ाती निज़ाम ही हमारे ख़िलाफ़ काम करना शुरू हो जाता है, जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वो कहते हैं ना जी, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। तो हमारा अपना ही जिस्म हमारे मुख्तलिफ़ अज़ा के ख़िलाफ़ काम करना शुरू हो जाता है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो उम्र के साथ रिलेटेड होती हैं, जिससे आपने देखा होगा कि जो अमराज़ क़ल्ब और ज़ियाबीतस जैसे अमराज़ हैं वो आमतौर पर बच्चों में कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र गुज़रती है इंसान अरूज से ज़वाल की तरफ जाता है तो ये अमराज़ होना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह जोड़ घिसने की बीमारी है जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ये भी ओल्ड एज की बीमारी है। लेकिन आज हम जिस बीमारी का ऊपर बात करेंगे वो हर बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग सबको मुतासिर करती है। और आप हैरान होंगे कि इस वक्त अदाद शुमार अगर देखें तो करोड़ों अफराद जो हैं वो इससे मुब्तला हैं और हज़ारों के हिसाब से बदकिस्मती से इसका शिकार हो रहे हैं। और वो एक मुतअद्दी बीमारी है जिसे काफ़ी हद तक हम शऊर और आगाही से प्रिवेंट भी कर सकते हैं, ख़ुद को बचा भी सकते हैं, उसकी रोकथाम भी कर सकते हैं। और ज़्यादा जो है वो मैं आपको क्यूरियस नहीं होने दूंगा। उस बीमारी का नाम है जनाब हेपेटाइटिस या सोजिश जिगर। तो इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे, इसकी होता कैसे है, कितनी टाइप्स का होता है, इसकी क्या क्या अलामात होती हैं, क्या क्या पेचीदगियाँ होती हैं, तरीका इलाज क्या है, बचाव कैसे मुमकिन है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में आज दावत दी है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी अपनी तहकीक और अपने शोबे में ख़िदमात की वजह से जाने जाते हैं। वो हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर काजी मसरूर अली साहब, साबका सरबराह शोबा मेडिसन बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर और कायद-ए मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। उसके अलावा सर एक्स डायरेक्टर भी हैं मेडिकल एजुकेशन के, जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ स्टडी ऑफ लिवर डिजीज़, जो कि जिगर के अमराज के ऊपर सारी तहकीक होती है इस सोसाइटी के अंदर। उसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट है साउथ पंजाब के पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के। वो अंग्रेज़ कहते हैं जी वेयरिंग टू मैनी हैट्स। तो सर बहुत ज़्यादा फ़ाल हैं, बहुत सारी खिदमात हैं सर की शोबा मेडिसिन में। तो सर को हम खुशामदीद कहते हैं। सर बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। तो हम सादा सी चीज़ से सर शुरू करते हैं कि हेपेटाइटिस या सोजिश जिगर होता क्या है सर? सर सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सच टीवी बुलाया और इस प्रोग्राम सेहत और ज़िंदगी के लिए मुझे आपने मेरे से बात की। तो जिगर जो है वो तो एक बहुत ही वाइटल आर्गन है अमंग द 4-5, जिस तरह दिमाग है, दिल है, गुर्दे हैं। तो उसके साथ साथ ये वो ऑर्गन है जो पूरे जिस्म के सिस्टम को देखता है, यानी इससे ना सिर्फ निज़ाम हज़म के लिए काम होता है बल्कि ब्लड के कुछ फैक्टर्स बनाता है जिससे खून पतला होने से रोका जाता है, एल्बुमिन बनाता है। और इसके साथ साथ टॉप ऑफ इट मैं ये कहूँगा कि ये जिस्म में मौजूद फासद मादों को एक्सक्रीट कराने में मदद देता है और उनको ख़त्म करने में मदद देता है, चाहे वो फासद मादे हों या बाहर से आने वाले जरासीम हों या बाहर से आने वाले वायरसेस हों। इसका अंदर बहुत अहम किरदार है। जी बिल्कुल जी। और ये लार्जेस्ट ऑर्गन है सर हमारे जिस्म? जी बिल्कुल जी। तो वज़न सर इसका अंदाज़न वज़न कितना होगा, कहाँ पाया जाता है सर, वो भी ज़रा बता दें सर। ये तो खैर जी हमारे यहाँ पे पेट के ऊपर के हिस्से में पाया जाता है, यानी कि पेट में दाएं तरफ सर? ये दाएं तरफ ही होगा। राइट सर। और दाएं तरफ ही होता है तकरीबन तमाम में। अगर एबनॉर्मलिटी हो तो कभी इधर चला जाता है, लेकिन ये होता राइट साइड पे। राइट सर। अच्छा सर, अब हम आते हैं कि जो टर्म है हेपेटाइटिस, ये तो एक जनरल टर्म है। अब शुगर की मिसाल लें तो शुगर एक ही है, मतलब उसकी भी आगे खैर टाइप्स होती हैं, लेकिन हेपेटाइटिस की कितनी अक़साम होती हैं सर जो अब तक दरियाफ्त हो चुकी हुई हैं? देखें, जो तो हेपेटाइटिस का मतलब तो है कि जिगर की सोजिश। जी सर। और इस जिगर की सोजिश की वजूहात बहुत सारी हैं।
जिनमें एक वजह वायरसेस है। वायरसेस में ए, बी, सी और डी, ई, ये 4 वायरसेस हैं, यानी 3 वायरसेस का हम जिक्र, 4 का जिक्र यानी कि करेंगे। अगर हम इंग्लिश के हरूफ तहजी देखें तो 5 हो गए ना, ए बी सी डी ई, 5 हो गए 5 सर। हो गए। ये बच्चे को भी याद हो सकते हैं तो सर। तो इसमें 2 ग्रुप, ये 5 ही वायरसेस हैं जो करती हैं, लेकिन डी वायरस हम इसलिए जिक्र नहीं करते, ये बी के साथ ही होती है, डिपेंडेंट वायरस बी और है, ये इकट्ठे होते हैं, तो हम ए, ई और बी, सी का जिक्र करते हैं। जी सर। जी, इसके अलावा जिगर की सोजिश के लिए दवाएं हैं, जो दवाइयों से होता है, कुछ हैवी मेटल से होता है, कुछ ये तो कुश्तों में पाए जाते हैं। जी जी, कुश्तों में पाया जाता है, और जो कमज़ोरी की दवाई हैं उसमें ये पाया जाता है, और कुछ ममालिक में जैसे यूरोप में ये ज़्यादा अल्कोहल की वजह से होता है। हमारे मुल्क में शायद तनासुब कम हो, क्योंकि अल्कोहल चूँकि हमारे मुल्क में रीजन भी इजाज़त जो नहीं है देता इसकी और वजह बी और रियासत भी सी, इजाज़त बी नहीं और देती। सी और है, ए और ई भी है, लेकिन बी और सी बहुत ज़्यादा मिकदार में है। अच्छा सर, आपने अद्वियात का जिक्र किया, मैं चाहूँगा नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं तो आम इस्तेमाल की जो अद्वियात, क्योंकि हमारे यहाँ पर खुद मेडिसिन लेने का रिवाज बहुत ज़्यादा है। लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर के ऊपर, जिस में दर्द होता है तो वो दर्द रफ़ा करने वाली अद्वियात ले लेते हैं। तो चीदा चीदा कौन कौन सी दवाइयों की कैटेगरीज हैं देखिए जो सर, लोग खुद लें तो जिगर पे असरअंदाज मैं हो सकती अगर हैं? दवाइयों का नाम बताना शुरू करूंगा तो लोग डर जाएंगे, लोग दवाई को नहीं इस्तेमाल करेंगे। देखें, डॉक्टर की इजाज़त, डॉक्टर के मशवरे के बगैर जब भी आप दवाई लेंगे तो वो नुकसानदेह हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ दवाइयाँ तो एक गोली से ही नुकसान दे सकती हैं, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली मेरे से पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी वजह जो हमने देखी वो टीबी की दवाई है, जिसकी वजह से जिगर की सोजिश होती है। लेकिन वो दवाई इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो हमें देनी पड़ती है, और जब जिन चंद लोगों में इसकी वजह सोजिश होती है उसको फिर अपने हिसाब से हम ट्रीट कर लेते हैं। और वो तो ज़रूरी भी है ना, टीबी भी एक जानलेवा मर्ज है, और वो अल्लाह ताला ने कोई ऐसा निज़ाम रखा है कि दोबारा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट अमूमन होता नहीं है सोजिश वाला, ATT के साथ, यानी टीबी की दवाई के साथ। और जो दर्द दूर करने वाली पेन किलर्स हैं, वो अगर ज़्यादा मिकदार में लोग ज़ाहिर बात है, ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो होगा, तो लोग तो अब यूज़ करते हैं। जिस तरह आपने बताया था कि जोड़ घिसने वाली ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी है, रोमेटॉइड में भी है। जब यूज़ करनी है तो करनी है ना जी, लेकिन अहम चीज़ उसमें यह है कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर, मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे, सर मुस्तनद डॉक्टर मैं कह रहा हूँ, कॉम्पिटेंट। हमारे यहाँ पर तो गैर मुस्तनद और अताई भी बहुत है ना, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात। तो मुस्तनद डॉक्टर का नाज़रीन सर ने जिस तरफ इशारा किया कि कभी भी दवाई खुद से इस्तेमाल ना करें मेडिकल स्टोर से ले जाकर, बल्कि डॉक्टर से मशवरा कर लिया करें, ताकि आपको सही दवाई जो है सही मिकदार में और सही मुद्दत के लिए दी जा सके। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, डोज भी और उसकी ड्यूरेशन भी, दोनों चीज़ें अहम हैं। अच्छा सर, अब हम आते हैं इस तरफ कि ये जिस प्रोग्राम के इब्तदाइये में मैंने बताया कि करोड़ों अफराद हमारे मुल्क में इससे मुतासिर हैं, हेपेटाइटिस से, ख़ास तौर पर वायरल हेपेटाइटिस, इसका आपने तस्करा किया जो 5 अक़साम का होता है। अब ये फैलता सर किस तरीके से है, वो बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए जानना, ताकि लोग थोड़े से शऊर आए और लोग थोड़ा देखें। अगर इनको हम 2 ग्रुप्स में कर लें, ए और ई एक ग्रुप है, बी और सी एक ग्रुप है, यानी कि पहला ए और ई बात करेंगे हम। ये 2 ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप बना, हम पहले एक ग्रुप पहले एक ग्रुप की बात कर लेते हैं, ए और ई की बात कर लेते हैं। ए और ई वो वायरस है जो कि हमारे पानी के ज़रिए या खाने पीने की चीज़ों से फैलता है। राइट सर, ठीक है। अगर हम फिल्टर्ड पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, गंदा पानी इस्तेमाल होगा, जो जहाँ मक्खी बैठ जाए, इस तरह आपने देखा होगा बाज़ार में, या ख्वांचा फरोश जो है वो सब्ज़ी उसको काट के, फ्रूट काट के, या ये दही बल्ले या चने लेके बैठते हैं, उनमें उस तरह ही फैलता है। तीसरी बात, वो गंदा पानी होता है क्योंकि, और उसके अलावा डस्ट भी इसके अंदर एंटर होती रहती है। जी डेफिनेटली जी, वो तो घर तो आ रहा है ना, घर तो आ रहा है ना जी। और उसके अलावा जो ये सैलड है, सलाद में जो अगर धुला हुआ नहीं होगा तो उसमें होगा। आपको देख लें, जब वो वहाँ से खेतों से आता है, अगर वो धोएगा नहीं तो वो तो ऐसे ही ले आते हैं, फिर आपने भी नहीं धोया, घर में भी ना धोएं तो वो तो एक तो किरकिल सी आ जाती है, लेकिन उसके अलावा वायरस भी तो होगा उसमें। एग्जैक्टली। और फिर ये जो बर्फ़, अगर पानी जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो उससे भी होगा। यानी कि बर्फ़ खाने में जो बर्फ़ बनाते हैं वो अगर पानी आलूदा है तो वो भी चांस है। और इस तरह, उसके अलावा सर देखें, ये तो एक वो है जो हम, लेकिन जो हम जो देखें सीवरेज सिस्टम, बाद का देखा होगा कि वो पानी के पाइप और सीवरेज पाइप आपस में कभी कभी फिसुला बन जाता है, उनको बिल्कुल अंडरग्राउंड मिक्सिंग हो रही है सर, मिक्सिंग हो जाती है। अब नलकों में वही पानी आ रहा है, तो ये जो ज़ाहिरी तौर पर तो साफ़ है सर वो। जी ज़ाहिरी तौर पर साफ़ है, लेकिन ज़ाहिरी बात है अगर वो उसमें फीसिस का, पखाने का थोड़ा सा ही पोर्शन आ जाएगा तो वो फैल जाएगा।
और अगर कोई ये वायरस अगर किसी टंकी में आ गया, लाइक हैबर्स ई है, तो उस टंकी से सब में फैल जाएगा, पूरे इलाके में फैल जाएगा, पूरे शहर में, पूरे गांव में फैल जाएगा। तो ये साफ़ पानी का इस्तेमाल ना होना या गंदे पानी से जो ये फैलती है, और इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि पानी साफ़ इस्तेमाल करना और कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब सर नाज़रीन के लिए ये लेना चाहिए कि जो भी सब्ज़ियाँ और फल नाज़रीन जो आप लेकर आते हैं उनको धोकर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। वो बिल्कुल ज़रूरी है, वो तो अब हम करते ही हैं, घर में तो करते ही हैं, तो लेकिन उसके अलावा जब हम बैठ के खाना खाते हैं तो वहाँ भी देखें कि ये किस तरह ख्वांचा, हम बच्चे देख रहे हैं तमाम स्कूलों में जो बच्चे बाहर निकलते सर हैं, बच्चा अमीर का गरीब का उसकी नफ्सियात है, जैसी छुट्टी होती है तो वो लपकता है उन ख्वांचा फरोशों की तरफ, और वो भी बच्चा एक्सपोज हो रहा है। राइट सर। अच्छा, अब जो हम दूसरी इकसाम है सर उनके ऊपर बात कर लेते हैं। अब दूसरी जो है सर बी और सी ग्रुप है। जी सर। बी और सी ग्रुप वो इसलिए इम्पोर्टेंट है सर इसमें कि इससे भी जो बीमारी, ये इसकी फैलने की वजह नंबर 1 तो मैं समझता हूँ कि इस्तेमाल शुदा सरिंजें हैं। अच्छा, इस्तेमाल शुदा सरिंजें एक तो इस्तेमाल कर रहे हैं नशे वाले लोग, कूड़े बैठे एक दूसरे के अंदर डाली जा रहे हैं और लगाई जा रहे हैं, एक तो नंबर 1 वो है। दूसरा सर जो है वो जो गैर मुस्तनद डॉक्टर है, आप बताई कह लें, वो भी सरिंजों को एक ही सिरिंज करते हैं। बल्कि मैं बताऊं कि बाद मुझे आके बताते हैं जी कि एक सिरिंज में वो मल्टीविटामिन का टीका डालते हैं 5 सीसी, और आधा सीसी हर एक में लगा देते हैं। मतलब 10 बंदे बैठे हुए, 1 2 3 4 5 जी। तो इस तरह फैलता है ये। अच्छा, इसको अगर आगे बढ़ाएं बात को, तो ये देखें कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जहाँ सबसे ज़्यादा इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं, उन मुल्क अमंग दोज कंट्रीज़। जो स्टैटिस्टिक मुझे याद है एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन ये 12 या 13 इंजेक्शंस पर पर्सन पर ईयर लगता है सर हमारे यहाँ। सर ये आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दी है। मैं इत्तफाक़ी तौर पर सेफ इंजेक्शन ग्लोबल नेटवर्क वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी हूँ, तो आपकी बात को सेकंड करूँगा कि हमारे मुल्क में इंजेक्शन लगाने का रिवाज इतना ज़्यादा है ना, 10 से 12 सिरिंजेस, मेरे स्टैट्स भी यही कहते हैं कि एक एवरेज पाकिस्तानी यूज़ करता है हर साल में। और अगर आप यही स्टैट्स अमेरिका में देखें तो वहाँ पर 1 से 2 सिरिंजेस पर पर्सन पर ईयर इस्तेमाल होती हैं। कितना कम। इसमें सर 2-3 फैक्टर्स आ जाते हैं। हमारे लोगों को भी नफ्सियात होती है, जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा उसको जल्दी आराम नहीं आएगा, लोग भी इंसिस्ट करते हैं सर, वो और कुछ बिला वजह भी लगाए जाते हैं। बिल्कुल से बिला वजह लगाए जाते नहीं, लोगों की फरमाइश भी होती है, लेकिन हम बैठे हैं उस जगह पे, अगर इनकार करते तो लोग ज़बरदस्ती तो लगवाएंगे हमारे से। एग्जैक्टली। तो हम कर सकते हैं ऐसा, यानी वो तो खैर अब हम वजह देख रहे हैं। तीसरी वजह सर जो है हमारे यहाँ वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो हम ब्लड की जो इंतकाल ब्लड है उसको अगर हम चेक नहीं करेंगे BC में के लिए, तो डेफिनेटली ये फैलेगा, और ये मिकदार इतनी ज़्यादा है कि ये डेफिनेटली उसको होना ही होना है। देखिए ना सर, पूरा पॉइंट लग गया 250 ml का सर, उसके अंदर अगर वायरस है तो वो आप बच ही नहीं सकते सर उसमें। तो ये देखें कि अब ये हमारे यहाँ तमाम हॉस्पिटल में हो गया, गवर्नमेंट ने सब जगह कर दिया, लेकिन जहाँ पे लोग चुप करके इस्तेमाल करते हैं देहातों में, वो घरों में करवा लेते हैं, तो वहाँ तो नहीं करते स्क्रीन। तो 2 तीसरी वजह ये हो गई। चौथी वजह जो है वो है सर, आप कह लें कि बार्बर्स हैं। बार्बर्स अगर ब्लेड, वो वही एक किसी ज़माने में सर लोहे का उस तरह होता था ना, वो तेज़ किया वो लगाते चमड़े की उसके ऊपर तेज़ किया, वो तेज़ करते थे, तो वो शेव करने से या बाल बनाने से हो जाता है। तो एक ये उस तरह का इस्तेमाल है। फिर ये जो क्वैक्स ऑपरेशन करते हैं, ये जो बैठ के सड़कों पे ऑपरेशन करते हैं कि उसको, सर डेंटिस्ट भी सड़कों पे बैठे हुए हैं। सर वो डेंटिस्ट नहीं है सर, सर डेंटिस्ट नहीं है, वो तो सो कॉल्ड डेंटिस्ट, क्वैक्स है। हाँ, क्वैक्स है जो सड़कों पे बैठे हुए हैं। सड़कों पे वो फिर एक तो ये है जो जर्राह करते हैं ऑपरेशन, उनसे फोड़ा साफ करवाते हैं। और दूसरा सर ये जो आपने बात की, जो सड़कों पे बैठे, फुटपाथ पे बैठे हुए सो कॉल्ड डेंटिस्ट कहते हैं, ये लोग वजह बनेगी। अच्छा, इसके अलावा सर 4-5 वजूहत हो गई। इसके अलावा सर देखा है आपने कि जब देहातों में ये जो दाइयाँ डिलीवरी के लिए जाती हैं, तो वो अमूमन एक दिन में एक जो गुंजानाबाद इलाके हैं सर, वहाँ पे 1-2 बच्चे तो पैदा होते ही हैं। तो वही कैंची से वो काटेगी एक की, और नाफ काटेगी दूसरे की, वहाँ से वो खून लेके जाएगी और वहाँ से कर देगी। ये जो वायरस है ये बड़े दिन तक, कुछ 2-4 दिन से ज़्यादा तक जिंदा रहता है। एक कैंची में रहेगा, दूसरी से एक दफ़ा आलूदा हो गई कोई चीज़ तो काफ़ी दिन तक ये जिंदा रह सकता है। उसके अलावा सर ये है कि अब ख़तनों की बात कर लेते हैं। अब देहातों में जो ख़तने करने वाला सियाना है
वो भी 4-5 खतरे वाले होंगे तो जाता है सर। ये तो आपको भी पता है, प्रोटोकॉल है उसका। और हमारी आबादी अभी भी सर देहातों में रह रही है। जी बिल्कुल। तो 3-4 जगह जाएगा, हमारे लोग वो जो कैंची इस्तेमाल करता है ना पहले खतरे की, वही वो चारों जगह इस्तेमाल करता है सर। यानी कि उसकी ठीक है? जरासीम कुछ वो करने जाहिर का बात है, वो नहीं, अगर उसके एक पास। को भी है तो 5 को कर देगा सर। इसके अलावा सर, क्योंकि ये जो टीवी तो सब जगह पे है और ज़्यादा लोग सारे पढ़े लिखे लोग भी देखते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं वो भी देखते हैं, देहात वाले भी देखते हैं और शहर वाले भी देखते हैं। लेकिन शहरियों को इस बात का नहीं पता, जो शहर में पैदा हुए रहे, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, कि देहात में अब जो गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने के लिए बड़ा ज़रूरी है, होना भी चाहिए। तो जुमे का दिन रखा हुआ होता है लोगों ने, अब वो प्यूबिक हेयर भी और आर्मपिट हेयर भी, यानी कि ज़ेरे नाफ जितने बाल हैं और वो जो बगलों जी के वाले, बाल हैं, ये इन्होंने अब जुमे को, किसी भी जुमे को, ऑल्टरनेट जुमे को जो भी करने होते हैं, उसके लिए सर हमाम है, 1 या 2 हमाम सर एक गाँव में होते हैं, वहाँ पे ये उस तरह रखा हुआ होता है एक साइड पे। अच्छा। तो ये सुबह सर काम शुरू होता है तकरीबन कोई नमाज के बाद, यानी कि मुफादे अमा का ये काम जुमे वाले दिन ये वो रखा होता है, मुफ्त रखा होता है सर वो, तो वो वहाँ से शुरू करते हैं और शाम तक वो होता रहता है। अब देखिए, अगर सर पहले वाले को था ना सर बी, तो पहले वाले को बी था, तो सर वो तकरीबन सारों को, आधों को तो कर देगा जिसको लगेगा, टक जिसको लग गया, तो सर ये वजह हो गई। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, निगलेक्टेड है, ये पता नहीं लोगों को इस बात। एग्जैक्टली। और उसके अलावा सर ये अब ये नोज पियर्सिंग है, ये पियर्सिंग है, नाक और कान छेदने के औजार हैं, वो उससे भी हो जाएगा। तो अब उसके अलावा अगर ये बात वो किसी को बुरी ना लगे, तो अगर ब्यूटिशियन भी कोई है, मैं कहता हूँ अनऑथेंटिक समझ लें या अनऑथोराइज समझ लें, जो अगर सुइयों का इस्तेमाल कहीं हो रहा है, तो ये भी सर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारी वजूहात हो गई सिरिंज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके साथ ये दाइयाँ कर सकती हैं, अगर मतलब जो यूज़ इंस्ट्रूमेंट अगर यूज़ करेंगे, अगर हम भी यूज़ करेंगे ना सर, एंडोस्कोपी कर रहे हैं, अगर यूज साफ नहीं करें वो भी फैल जाएगा, ऑपरेशन के थिएटर करेंगे डायलाइजर्स वहीं फैल जाएंगे, डायलिसिस फैलता है, तो सर इन तमाम चीज़ों से ये फैलता है सर। अच्छा सर, ये इसका कोई जिनसी तरीके से भी एक से दूसरे शख्स को लगने वाली बीमारी है, बी और सी की बात अगर करें तो किस तरीके से? जिनसी तरीके से, नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, ये खाविंद फैलता है है, तो जो बीवी है तो खाविंद को हो सकता है, जो ये ख़वातीन और हज़रात जो हैं, उनको ये आदत हो, जो ये आप समझिए सेक्सुअल जो वर्कर्स होते हैं, सो कॉल्ड, इनसे फैलने का तो ज़्यादा खतरा होता है जी। अच्छा सर, अब तक हमने जो हमारा खुलासा है ना गुफ्तगू का, वो ये है कि 5 अक़साम हो गई, A B C D E। इसमें से सर पाँचों में से ज़्यादा ख़तरनाक वाली कौन सी हैं सर? सर देखें, ख़तरनाक अगर बात करें तो A और E जो है, इसलिए ख़तरनाक कंसिडर नहीं होती कि इनसे शरह अमवात बहुत कम है, नंबर 1। नंबर 2, ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। लेकिन सर अगर देखें ना, 200 में से या 400 में से एक भी डेथ है, उसके लिए तो वो ख़तरनाक है, उसके लिए तो पूरी दुनिया खत्म हो गई ना। और ई वायरस जो है सर, ये ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होती है प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए। अच्छा, हमला ख़वातीन में करी? जी, हमला ख़वातीन में ये ज़्यादा, और चूँकि फैल भी खाने पीने की चीज़ों वजह से रहा है, तो इस वजह से बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, और बाकी हाँ जी, जो B C और D हैं, वो ज़रा निस्बतन शदीद नौइयत के हो सकते हैं। वो शदीद नौइयत के हैं, और उसकी वजूहात भी एक तो ये है कि एक ही वजह समझें कि ये जिगर को काफ़ी सारे लोग, यानी हाई परसेंटेज ऑफ पीपल दे विल डेवलप दी स्टिफनेस, यानी सख्त हो जाएगा जिगर, और जिगर सुकड़ जाएगा, और फिर उसकी आगे पे चीज़ें शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर काजी मसूर साहब से बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, जारी रहेगी। वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम सर से पूछते हैं कि सर हेपेटाइटिस B, C और D, इन तमाम का अगर हम देखें तो कोई अदाद-ओ-शुमार हमारे पास हैं कि मुख्तलिफ़ अक़साम के जो वायरस से होने वाले हेपेटाइटिस हैं, वो कितने % हमारी आबादी इसका शिकार है? हम जब भी कितना बात नंबर करते है हैं सर? तो
ए वायरस तो हम सबको हो चुका तकरीबन जब 10 साल से कम की उम्र में। हम सब ने इतना हम बाहर उसकी से बात खाना भी पीना नहीं किया करते। हुआ है कि कभी ना कभी वायरस हाँ जी, जरूर अंदर हुआ। चला गया ये हुआ भी है। ऐसा ही है कि हमें होता जी रहता है सर। क्योंकि हो जाता है। तो लेकिन असल बात जो आप कर रहे हैं मेरा ख्याल सवाल बी और सी का बी और सी का सर। बी और सी सर कलेक्टिवली अगर बात करें तो ए जो बी वायरस है सर इस वक्त जो है वो अराउंड 1.92% के करीब है, तकरीबन 2% तकरीबन ऐसे ही समझ लो। और जो सी वायरस है वो 4% है। अब अगर 4% से हिसाब लगा लें सर 22 करोड़ लोग हैं हम, कितने लोगों को होगा सर? ये तो करोड़ों में जाएगी जी सर। करोड़ों में चली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है सर। अब हम आते हैं सर बीमारी की अलामात की तरफ कि किसी भी वजह से हेपेटाइटिस हुआ हो, चाहे वायरस ए बी सी डी ई हुआ हो, तो उसकी अलामात क्या होंगी? जैसे हमने देखा नमूनिया है तो जनाब मरीज़ को कुछ और अलामात हैं, गैस्ट्रोएंटेरिटिस होता है तो उल्टियाँ पखाने आ जाते हैं। इसमें क्या अलामात होती हैं सर? सर अगर पर्टिकुलरली अलामत की बात करें तो मैं बाद में पहली बात ये करते हैं सर डॉक्टर साहब, अब जैसे आपको भी पता है क्योंकि आप ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं और आप डॉक्टर भी हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कोई अलामत नहीं होती, यानी ये छुप के हमला समझे करता है, आया और आके बैठ गया, साइलेंट किलर है। साइलेंटली बैठ के नुकसान पहुंचाता है। बी ये और तो सी ज़्यादा दोनों खतरनाक हो जाता होगा सर, कि जी, जब मरीज बीमारी नहीं महसूस नहीं, कर रहा बिल्कुल जी। तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएगा। अलामत फिर इसकी हम जब भी बात करेंगे अलामत हम कहेंगे मेजॉरिटी में अलामत नहीं होती, लेकिन जो अलामत होती है वो तो सर फिर आंखें पीली होना, यरकान जिसे हम कहते हैं, यरकान जिसे कहते हैं, पेशाब का पीला होना, लाल से रंग का होना, कमज़ोरी होना, नौजिया यानी मतली होना, और उल्टियाँ होना, भूख ना लगना, ये अलामत। इसमें तो फिर हर कोई डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं, लेकिन असल मसला सर ये नहीं है। गरीब आदमी तो तब भी नहीं जाता, तो वो तब भी हकीम से उसाने से दवाई ले लेता है। लेकिन कौम का मसला जो है ना सर, वो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं जिनको अलामत नहीं है और वो इस बीमारी के साथ मौजूद हैं अभी भी, इस दौर में भी जब हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं सर। और वायरस मुस्तकिल उनकी जिस्म में तादाद बढ़ा रहा है, पता ही और नहीं जिगर को नुकसान दे रहा है। सर मैं इसकी अगर आप टाइम है तो मैं बात जी करूं। प्लीज सर। मुझे एक दफ़ा एक यूनिवर्सिटी में बुलाया एज अ गेस्ट, और मैं वहाँ गया। वहाँ पे उन्होंने कहा जी हमने ये हेपेटाइटिस फ्री यूनिवर्सिटी इसको डिक्लेयर करना है, मतलब हमने सबको स्क्रीन करना है। तो वीसी साहब जो थे उनकी उम्र मेरे ख्याल उस 52-53 ईयर्स होगी। तो उन्होंने कहा जी मैंने कल स्क्रीनिंग कराई है और मेरा जो वायरस है नहीं था, तो मैंने वैक्सीनेशन करवा ली है। तो बड़ी क्लैपिंग हुई, बहुत लोग थे कि जी कितनी बड़ी बात है, स्क्रीनिंग से इन्हें पता चल गया। तो मेरे साथ जो थे वो उस वक्त जो थे हेपेटाइटिस सी कंट्रोल प्रोग्राम के डायरेक्टर बैठे थे। मैं भावलपुर अपने क्यूएमसी का इंचार्ज था, तो वहाँ से आए हुए मेरे दोस्त थे, वो तो दोस्त हैं मेरे खालिद साहब। तो मैंने कहा खालिद साहब ऐसे आपस की गल है, ये साढ़े हस्ते तो डोब मुरन का मुकाम है, कहते सारे तुसी लभ लिया, तुसी फिर की करिए। मैं कहा सर ऐसा है कि दिस जेंटलमैन जो कि एक यूनिवर्सिटी का वीसी है, उसे 53 की ईयर्स में उसने स्क्रीन कराया अपने आप को। तो ये तो मैं क्या गलती तो इसमें ये था, ये गवर्नमेंट की नहीं सर, हम सब इसमें हैं। हमें सबको अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहना चाहिए और स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए। तो ये बात है सर जो आपने सवाल किया था कि इसकी अलामत क्या होती है। अच्छा सर, ये लोग जनरल ले टर्म यूज़ करते हैं, काला यरकान, पीला यरकान, ये भी ज़रा बताते चलें कि वो उससे मुराद क्या होती है? सर असल में लोगों ने ना अपने हिसाब से बनाया हुआ है जो हम समझ पाए हैं बैठ के पब्लिक में। जी सर। क्योंकि सर जब जिगर सुकड़ता है ना तो इंसान कमज़ोर हो जाता है और उसका रंग चेंज हो जाता है, रंग भी काला हो जाता है, उसमें खून की उल्टियाँ, पेट में पानी, पेट के पानी में पीप, तो इस तरह। तो जो वो काला होता है और कमज़ोर हो जाता है तो उसको वो काला यरकान के नाम से यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ हिसाब से इस्तेमाल करते हैं नाम को। तो काला यरकान बेसिकली हेपेटाइटिस बी और सी की जो कॉम्प्लिकेशन है, पेचीदगी, जो सुकड़ना है, उसको ही ये लोग कहते हैं। और ये बी और सी में ही है, ए और ए में तो नहीं है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस का नाम इन्होंने जी, इन्होंने कॉम्प्लिकेशन नाम, जिसमें वो आखिरी स्टेज समझ लें या समझ लें जिस स्टेज में तमाम स्टेज उसमें कॉम्प्लिकेशन होती हैं, उसको कहते हैं। अच्छा सर, अब प्रैक्टिकल सिनेरियो है, आपके पास एक पेशेंट आया है जिसमें आप उसकी अलामात भी थोड़ी बहुत आ रही हैं, जिससे आपको शक गुजरा कि जनाब इसको हेपेटाइटिस हो सकता है, उसकी आंखें भी स्लाइड सा यरकान है उसके अंदर। अब कौन कौन से सर टेस्ट जो हैं वो आप करवाएंगे उस पेशेंट के, ताकि डायग्नोसिस उसका कंफर्म हो सके? सर देखें, इसके लिए तो हम सब, जब भी यरकान का मरीज़ आएगा ना, हम उसको कहते हैं कि सीबीसी करा लो, यानी ब्लड कंप्लीट करा लो। लेकिन हम सबसे पहले वायरस की बात करें कि हम बी और सी चेक करवाते हैं कि कौन से वाले वायरस, कौन से जो कॉमन हमारे यहाँ है इस वक्त, उससे बात करते हैं
बी और सी के साथ हम कभी कभी ई भी करवाते हैं, लेकिन बी और सी हम सबसे पहले करवाते हैं। वो सबसे पहले। और खून उसके के अलावा नमूने से सर हो हम जाते हैं सर। लिवर फंक्शन टेस्ट जिसको कहते हैं कि यरकान के जो लिए, यानी हम उसमें बिलिरुबिन भी है, ALT AST भी है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, एल्कलाइन ये सारे करवाते हैं। अच्छा, और जो लिवर फंक्शन टेस्ट है वो हमें बताता है कि जिगर अपना काम कितना इफेक्टिवली कर रहा है। जी जी जी। अगर डैमेज हो गया होगा तो वो भी डिस्टर्ब होगा वो टेस्ट, तो उससे फिर डायग्नोसिस हो ये जाता है। उससे वहाँ डायग्नोस होती है कि ये कि बी से हुआ, सी से हुआ, अगर वो नेगेटिव आए फिर हम ई भी करवाते हैं, ए भी करवा के देखते हैं उनकी अपनी हिसाब से। लेकिन ये हमारा ALT AST बिलिरुबिन बताएगा कि सोजिश कितनी है, और PT बताएगा कितनी तेज़ी से बढ़ रही है ये सोजिश। अच्छा, ए और ई का सर आपने जिक्र किया था कि वो सेल्फ लिमिटिंग है, उसको ठीक होने वाला है। जी सर। तो उसमें किसी किस्म के इलाज की जरूरत नहीं होती, स्पेसिफिक इलाज तो कोई नहीं नहीं सर, देखिए ना, सेल्फ लिमिटिंग है ना, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी जो उसकी खास बात यह है कि उससे पेचीदगी नहीं होती क्रॉनिक, यानी वो क्रॉनिसिटी में नहीं जाता, वो दायमी नहीं बनता, उससे जिगर सुकड़ता नहीं। ई के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं, आज से 10 साल बाद मेरे इंटरव्यू में लोग कहेंगे तो ये कह रहे थे, लेकिन शायद हो, लेकिन कुछ लोगों में कर सकती, लेकिन वो समझे कि नहीं करती। अब हम इसकी तरफ आते हैं ना सर, जो ज़्यादा शदीद नोयत का हेपेटाइटिस है बी और सी, इसका क्या तरीका इलाज इस वक्त सर हमारे पास अवेलेबल है? पाकिस्तान में जदीद अद्वियात इस वक्त जो इलाज है सर, देखें, सी का इलाज जो है, आप समझते हैं कि सी को आप क्योर कर सकते हैं, मैं ये लफ्ज़ बोलूँगा, इसको आप क्योर कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए गोलियाँ मौजूद हैं। एक गोली में पहले एक तो सर टैबलेट में वो 2 गोलियाँ। इंजेक्शन आया करते थे कोई, हाँ जी, वो तो बड़ा इस खौफनाक वक्त, किस्म हाँ के बिल्कुल होते जी, थे। इस वक्त तो सर ये है कि एक गोली में 2 मेडिसिन होती हैं, और वो हम 3 महीने का इलाज करते हैं। ये टोटल इलाज है और वो ठीक हो जाता है। जो आपने बात की कि पहले वाला सर तो मुश्किल था, बहुत मुश्किल देखें 6 महीने का इलाज था, महंगा भी था, और एक इलाज था महीने हफ्ते में 1 टीका, उस वक्त 50,000 का था महीने का, और एक इलाज था हफ्ते में 3 टीके, लगते पेट में थे, यूँ पेट में लगा, वो कहलाता पेट में, पेट के अंदर तो नहीं जाते, लेकिन कहते थे पेट में टीके लेंगे, तो 72 और 24 टीके लगाने पड़ते थे। उनके साइड इफेक्ट्स बहुत थे, तो लोग कुछ तो यूज़ भी नहीं करते थे, कुछ छोड़ जाते थे, और यही वजह है कि अब तक हमारे यहाँ वायरस चल रहा है, बीमारी चल रही है। अब जो इलाज है ये बिल्कुल 99% 98% क्योर रेट है इसके अंदर सर। वायरस चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, दोबारा हो जाए तो अलग बात है, वो वायरस तो ख़त्म हो जाता है सर। तो ये तो बड़ी खुशाइंद बात आपने सर शेयर की कि अब काबिल इलाज है और आम गोलियों के साथ, और ये बासानी दस्तियाब है सर पाकिस्तान हर जगह दस्तियाब और है, सस्ती हैं, ज़्यादा ये हर नहीं सस्ती क्या, गवर्नमेंट ने सर अवेलेबल की हुई है सर। ये तो गवर्नमेंट के बाद जब से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ भी मैं भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में काम करता था, मैं उसका इंचार्ज था हेपेटाइटिस प्रोग्राम का, तो हमने मंगवाई थी, तो ये फ्रीली अवेलेबल थी। आई थिंक अभी भी अवेलेबल है, और ये बड़े THQ में भी हैं, DHQ में भी हैं। मुझे पंजाब का पता है मुझे बाकी सूबों का नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल वहाँ पे भी होंगी सर। ये सस्ती भी है, सस्ती तो सर एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर आप कह रहे हैं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी ये अद्वियात फ्री अवेलेबल हैं पब्लिक। जी सर जी। तो नाज़रीन, ये सर ने जो बात बताई है, हम सोशल मीडिया पे अक्सर देखते रहते हैं कि जनाब हर वक्त हम बेजा तनकीद करते रहते हैं कि जनाब हुकूमत ये नहीं कर रही, हुकूमत वो नहीं कर रही। तो जो कर रही है कम से कम उसको सराहना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज जो है हुकूमत फ्री ऑफ कॉस्ट, तहसील लेवल के अस्पतालों में भी ये इलाज है। बड़े हॉस्पिटल तो हैं ही हैं, लेकिन तहसील और बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं वहाँ पर भी ये इलाज जो है वो मौजूद है और बिल्कुल फ्री है। अच्छा सर, अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। देखें सर, एक अलमिया तमाम बीमारियों के लिए, मैं खाली इसकी बात नहीं कर रहा, कि हमारी कौम हमेशा रिएक्टिव अप्रोच के साथ आती है। जब तक पानी सर के बिल्कुल गुजरने वाला ना हो, उस वक्त तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। डायबिटीज़ में भी आप एक्सपर्ट हैं, उसमें भी यही होता है कि जब कॉम्प्लिकेशन आती हैं तब पेशेंट आ रहा होता है। तो ज़्यादा अरसे तक अगर मरीज़ डॉक्टर के पास ना जाए, वायरस बदस्तूर मौजूद रहे उसके जिस्म में, तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं हेपेटाइटिस बी और सी की सर? लॉन्ग टर्म जो या क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ जिनको कहते हैं, उनमें सर सबसे बड़ी तो ये है कि जिगर छोटा हो जाता है। अब पहले सख्त होता है सर, फिर छोटा होता है, तो इसका मतलब है सख्त होने से छोटे होने तक का टाइम है। जी सर। इसकी स्टेजिंग भी अगर करें डॉक्टर में F1 2 3 4, तो अगर हम ये मरीज़ इलाज करवा रहा है, नहीं करवा रहा, तो फिर ये फ़ौरन पता ही नहीं चलेगा उसको, वो जाएगा जब जिगर सिकुड़ चुका होगा। अगर वो डॉक्टर साहब से राब्ते में है तो फिर वो पहले से ही उसको टेस्ट करवा के पता चल जाए किस स्टेज पे है। तो एक तो सर इसकी ये छोटा होना, दूसरा ऐसा छोटा, जैसे ही जिगर छोटा होता है तो मैदे में और ख़ुराक की नालियों में
ये इसकी जो खून की नालियाँ बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जिस तरह बवासीर की होती हैं, ये थैलियाँ बन जाती हैं और ये फट सकती हैं, खून की उल्टी भी आ जाती है और काले पखाने भी आ जाते हैं। अच्छा, वही खून जब पखाने के जी, रास्ते जी, जाएगा वो तो जाए वो काला ब्लैक हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा। और जब मुंह के तेजाब रास्ते उस पर अमल करता है ना सर, जी, तो वो काला हो जाता है। वैसे और आएगा उल्टी आएगी तो उसके अंदर खून तब भी होगा। आएगा, वो भी काला होगा और या लाल भी हो सकता है। और दूसरा सर इसमें यह है कि देखा होगा पेट फूल जाता है, पेट में पानी पड़ जाता है, और पेट में पानी पड़ता है बगैर, और बाद को फिर उसमें पीप पड़ जाती है। उसके अलावा सर किडनी पे असर पड़ता है, किडनी भी ख़राब करता है और तिल्ली बढ़ जाती है। असल में तो लोग हमारे पास आते हैं कि तिल्ली बढ़ गई है, असल में वो जिगर छोटा होता है तो तिल्ली बढ़ जाती है, साथ ही पानी पड़ जाता है और पानी के साथ पी भी पड़ सकती है उसमें। और उसके अलावा जो गुर्दे ख़राब होते हैं। लेकिन इन सब के अलावा जो बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, कहीं वो कुछ समझा जाता है, कहीं कुछ समझा जाता है कि ये साइकोटिक हो गया, एंग्जाइटी हो गई है, वो दिमाग पे असर है। जिगर जब खुश्क होता है तो पागलपन भी कर देता है। अच्छा, दिमाग पे भी जी सर, दिमाग पे, उसको पोर्टोसिस्टेमिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं, और दिमाग वो पागल भी कर सकता है, दिमाग ख़राब भी कर देता है, उल्टी सीधी बातें, मतलब ये पागलों वाली बातें शुरू हो जाती है, बेहोश कर देता है, और फिर वो इस तरह इसको मार भी सकता है उसी गंदगी। अच्छा, इसकी पेचीदगियों में तो आ गया सर कि वो जिगर अपने साइज से कम साइज हो गया, सिकुड़ गया है। इब्तदाई स्टेज में जिगर का साइज बढ़ जाता है, जिससे हाँ जी, जाहिर बात है, जब भी हम बात करें हेपेटाइटिस की बात करें, थोड़ा फैल जाता है, और ये जब वायरस चला जाता है या रहता है, फिर ये सख्त होता है, फिर सिकुड़ जाता है। इसकी सबसे जो बड़ी कॉम्प्लिकेशन है सर, वो है जिगर का कैंसर। राइट सर। और ये अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो जो जिनका जिगर सिकुड़ जाता है उनमें तकरीबन 1 से 6% हर साल लोगों में जिगर का कैंसर डेवलप हो जाता है। अगर अभी आप हॉस्पिटल चले जाएं और जाके देखें तो बेतहाशा लोग आपको मिलेंगे जिनके जिगर का कैंसर मौजूद है, और वो बताते हैं हमारे पास पहले हमारे हेपेटाइटिस बी या सी हुआ था, या हमने पता ही नहीं चला, हमें अब देखा तो कैंसर है और फिर ये बी और सी पॉजिटिव है। तो सर, हमारी जो उर्फ़ आम में हम उर्दू में बात करते हैं तो हम कहते हैं जी बड़े दिल वाला है और जी बड़े जिगर वाला है, तो इसका मतलब है कि वो मेडिकली स्पीकिंग जो बड़ा जिगर हो जाना जो है वो हेपेटाइटिस की इब्तदाई इलामात में से भी हो सकता है। हाँ जी, वो जिगर है, वो जिगरा कहते हैं सर, जिगरा कहते हैं। अच्छा सर, सिकुड़ गया, लिवर कैंसर का भी उसमें आया। जब ये कॉम्प्लिकेशन, जब इस नहज पे मामला पहुंच जाए, उससे सर ये गोलियां वोलियां काम करती हैं सर? देखिए सर, गोलियां तो इलाज करती हैं हेपेटाइटिस का। जो जिगर सिकुड़ने की अभी दवाइयां अभी समझिए कि नहीं आई नहीं है, बाकी कॉम्प्लिकेशन ठीक हो जाती हैं। मसलन ये जो उल्टियां हैं इसका भी इलाज है, और पानी का भी इलाज है, पेट में पानी पड़े, सब चीज़ों का है। लेकिन जो जिगर सिकुड़ रहा है इसका इलाज नहीं है सर। इसके लिए अल्टीमेट इलाज, जब हमारे से लोग पूछते हैं, कोई पूछता नहीं रहा सर हमें बताएं इसका असल आखिरी इलाज क्या है, इसका आखिरी इलाज सर जिगर तब्दील होना है ना। तो वो आखिर, अब वो हमारे मुंह से कहना तो आसान है सर, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सर कोई डोनर आएगा ना, और डोनर का भी आपका रिश्तेदार होना जरूरी है। नहीं सर, वो तो फिर आप कानून बन गया हमारा, बड़ा वैलिड कानून है और बड़ा बनना चाहिए। अच्छा कानून है, अच्छा कानून है सर, कि वो उसके बाद फिर खर्चे की बात आ जाएगी। गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड, गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट भी हो रहा है, तो फिर खर्चे की बात भी आ जाएगी। तो है, लेकिन ये वही बंदा करवा सकता है, वही मरीज जो पहले अपने डॉक्टर साहब से मिल रहा है या विजिट करता रहता है। और उसमें भी सुना है सर कि एट टाइम्स कुछ पोर्शंस ऐसे, कुछ परसेंटेज ऐसे पेशेंट्स की होती है जिसमें रिजेक्शन का भी चांस होता है। जी सर, वो तो हर जगह है, वो किडनी में भी है, इसमें भी वो हर जगह है, वो तो है, वो रिजेक्शन तो है जी, नाकामी का तो है जी, नाकामी हो सकती है। अच्छा सर, अब हम आते हैं कि इसकी तरफ आ जाते हैं सर, मिथ्स की तरफ। हर बीमारी के ऊपर सर मैं, मेरा ख्याल है 300+ टॉक शोज़ कर चुका हूँ। जिस भी मौजू के ऊपर बात करें ना, तो डॉक्टर साहिबान जो हमारे पब्लिक के जहनों में अबहाम है, गलत फहमी है, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की भी होती हैं। तो आपके इस टॉपिक के हवाले से कौन कौन सी ऐसी मिथ्स हैं जो लोगों में आप देखते हैं? मैं बता देता हूँ। उसमें सर एक तो ये है कि इनका ख्याल है कि इन बीमारियों की कोई इलाज नहीं है, तो ये दुआओं से होता है, दुआओं से। वो कहते हैं ये कोई मैं क्या कहता हूँ कि इसको तावीज़ गंडे कहते हैं, या वो ना सर ये करते हैं कि टोटके भी होते हैं, टोटके भी हैं। वो जो हरी सब्जी लेके, हरी डंडी लेके ना कोई, उसके वो धागा सा बांध देते हैं। कहते हैं जैसे जैसे लंबा होगा वैसे वैसे मरीज ठीक होगा। वो होता ये है सर कि ए और ई ने वैसे ही ठीक हो जाना होता है, बी ने भी सर ठीक हो जाना होता है, बड़ों में 90% ने। जी सर, ठीक है। तो वो धागे जो है वो होता ही है, जब सब्जी थोड़ा खुश्क होती है तो धागा लंबा हो जाता है, लंबा हो जाएगा। इन द मीन वाले 15 दिन भी गुजर चुके होते हैं, मरीज ठीक हो जाता है सर।
और सारा जो क्रेडिट है सारा वो है वो उसको चला जाता है कि जी जिसको भी वाह जी चला वाह। जाता है सर वो तो जाएगा उसको सर क्रेडिट। और इसी वजह से लोगों का फिर यकीन भी पुख्ता हो जाता है कि ना अब ये तो बेस्ट है। उसके अलावा जैसे मैंने सर कहा आपको कि हेपेटाइटिस बी अगर खुदा ना खास्ता बड़ों को हो, यानी बड़े लोग बैठे हैं 10 उनको हो आज, तो 90% में सर वो पेचीदगी नहीं होगी क्रॉनिक, एग्जैक्टली। वो चला भी जाएगा खुद ब खुद। यही वायरस अगर बच्चे में होगा जो एक दिन का है तो वो 10 में से 9 में रह जाएगा। अच्छा, बच्चों में अब उल्टा हिसाब है जी सर। हाँ, उल्टा है ना सर। अच्छा, अब अगर एक हकीम साहब के पास, सॉरी, अगर किसी क्वैक के पास किसी को चले जाते हैं 100 बंदे जाते हैं महीने में, हम बहुत से लोग देखते हैं जो इलाज करते हैं, ये सियाने जो इलाज कर रहे हैं, अब 100 चले गए फर्ज के गैर मुस्तनद आदमी के पास, और अडल्ट गए यानी जो बालिग गए, तो उनमें से 90 तो ठीक हो जाएंगे खुद ब खुद बी के। जो बी के ठीक करेगा सर, फिर उसका रश तो फिर बढ़ जाएगा ना। ये मिथ है ना जी। जी नाज़रीन, प्रोफेसर काजी मसरूर साहब बहुत इम्पोर्टेंट और दिलचस्प मिथ्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी सर, आप कुछ मिथ्स का जिक्र कर रहे थे, प्लीज़ उसको मज़ीद बताएं सर। दिलचस्प किस्म की क्या क्या गलत फहमियाँ लोगों के जहनों में हैं सर? सर यही गलत फहमियाँ हैं कि ये खुद ब खुद ठीक होता है, तावीज़ से ठीक हो जाएगा, गंडे से ठीक हो जाएगा, लेकिन और वो इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ कहते हैं साया हो गया, तो ये तो सर चलता है, हर बीमारी में ही चलता है। तो अच्छा सर, एक और चीज़ जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई एज ए डॉक्टर, मुझे भी मतलब 30 साल हो गए हैं मेडिसिन MBBS किए हुए, और जिस कॉम्प्लिकेशन का आपने जिक्र किया ना सर, एसाइटिस जिसे हम कहते हैं, पेट में पानी पड़ना, मैंने सर अपने हाथों से 4-4, 3-3 लीटर पानी खुद निकाला हुआ है जी सर जी। कॉम्प्लिकेशन। और वो इसी तरह ही है कि जिस तरह एक नलका खुला हुआ है, आपने 3-4 लीटर निकाला है, एक हफ्ते बाद दोबारा वो आ जाएगा। आप तो रोज़ देखते होंगे सर इसको। एक सर जो बड़ी कॉमन हमारे पब्लिक के अंदर परसेप्शन होती है ना, कि किसी को अगर हेपेटाइटिस B या C डायग्नोज हो जाए, उसको बिल्कुल अछूत बना देते हैं, उसके साथ हाथ नहीं मिलाते कि हमें भी ना लग जाए, उसके साथ खाने नहीं पीने जी, से एतराज़ करते हैं। मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी सर थोड़ी जैसा कि रोशनी डाल दीजिए। हमने पहले डिस्कस किया है कि ये फैलता है सिरिंज से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, पियर्सिंग से, इंस्ट्रूमेंट के ख़राब इंस्ट्रूमेंट से, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। उस हाथ मिलाने से तो नहीं फैलता सर ये जब घर में अगर किसी, हाँ एक बात ज़रूर है सर, घर में अगर कोई ब्रश एक दूसरे का इस्तेमाल करेंगे और बी है तो वो फैल सकता है सर। अगर वो शेविंग, अगर 2 बाप बेटे हैं और वो शेव इस्तेमाल करते हैं वही वाला, तो उससे फैल जाएगा सर। हाथ मिलाने से, बात करने से तो नहीं फैलेगा सर। तो इसका मतलब है कि जो मरीज़ है उसके जो पर्सनल हाइजीन की चीज़ें हैं, हाँ, जिससे उसका टूथब्रश हो गया, हाँ, वो उसका रेजर हो गया, उसका शेविंग ब्रश हो गया, वो अलग कर लें, उसको अलग कर लें। बस इस हद तक एहतियात की जरूरत है। इतनी एहतियात नहीं है कि जनाब आप वो अछूत ना बनाएं, अछूत ना बनाएं। अच्छा सर, अब हम आते हैं कि कोई उम्मीद की किरण है सर कि इनसे बचा भी जा सकता है? देखें, एहतियाती तदाबीर अपनी जगह, आपने बड़ी तफसीलन बताई कि किन किन तरीक़ों से फैल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि अवाम जो है उस बारे में भी एहतियात बरतेंगे कि उन तर्ज़ ज़िंदगी से अवॉइड करें जिससे हेपेटाइटिस B, C, A और E फैलता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रिवेंशन भी सर हमारे पास इन शेप ऑफ वैक्सीनेशन मौजूद है? सर मैं उसका जिक्र तो करूँगा वैक्सीनेशन का, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात करूँगा इसमें जी सर। प्रिवेंशन के लिए हमें वो लोग ढूंढने हैं जिन्हें B और C वायरस है। वी मस्ट बी सर्चिंग द मिसिंग मिलियंस, और वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जिनमें अलामात नहीं है, जिनमें अलामत हों या ना हो, जब तक हमने मैस लेवल पे स्क्रीनिंग ना करें, लोगों की स्क्रीनिंग ना करें। अब उसके कई तरीके हैं सर। या तो ये हम गवर्नमेंट को पाबंदी लगा दें, इस तरह आप हेलमेट पर लगाई हुई है, कितना अच्छा हो गया सर। देखें ना अब इंसिडेंस जो है वो जो हेड एरिया कम हो गया। एक तो तरीका ये है। अब इसके लिए लोग जो है उन्हें नज़र नहीं आ रहा क्या है, ये वो नहीं करेंगे, तो क्यों ना हम ऐसा करें, जब अस्पतालों में लोग आ रहे हैं उन सब का हम कह दें जी कि आप स्क्रीनिंग कराएं। ये फाइंडिंग द मिसिंग मिलियन बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, कि हम स्क्रीनिंग करवाएं। हम पूरी कौम एक दूसरे को कहें,
अवेयरनेस प्रोग्राम मेरी अगर तवज्जो कहीं जा रहा है, हम सबको कहें सब लोग अपनी अपनी स्क्रीनिंग कराएं, ताकि वो लोग जो फैला रहे हैं उनको तो पहले रोके। सबसे पहला तो सर ये है। दूसरा हमने सर बात जो की है प्रिवेंशन की, वो है सर हाथ तो धोएं, वॉशरूम से आने के बाद हाथ धोएं। और वो जो आपने कह दिया कि जो चीज़ें फैलती हैं गंदे पानी से, गंदी सब्जी से, उसको हम रोकें, वो इस्तेमाल ना करें, फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल करें। जो सबका खैरात देना फिल्टर लगवा दें सर, आरओ प्लांट लगवा दें, ठीक है ना, अपने लेवल पे लगवाएं। गवर्नमेंट अपने लेवल पे करती है, लेकिन अपने लेवल हमने भी तो अपने लेवल पे करना है ये। अब आप सर जो आपका पर्टिकुलर सवाल जो है ना एक्चुअली वो है कि स्पेसिफिक प्रिवेंशन। देखिए सर, वैक्सीनेशन तो तीनों की है, ए की भी है, बी की भी है, ई की भी है, सी की नहीं है सर जी। सी एक बहुत चालाक वायरस है जो अपने आप को चेंज करता रहता है। इसके अंदर ही चेंजेस, इसका जेनेटिक मेकअप चेंज होता रहता है सर, तो इसके खिलाफ अभी तक तो नहीं बनी। ए जो है वो उसकी वैक्सीनेशन है, 2 लगा लें 6 महीने के वक्फे से, तो ये ठीक है। कहीं लोग आते हैं हमारे मुल्कों में, जैसे हमारे एंडेमिक है तो वहाँ ही लगती है, हमें क्योंकि हो चुका है इसलिए हमें नहीं पता हमारे अंदर, लेकिन हमें भी लगवानी चाहिए। और ई वायरस जो है WHO की रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ को ज़्यादा है तो हम उसको टेलर मेड कर सकते हैं, हम डिपेंडिंग अपॉन आवर ओन एक्सपर्ट हम इसको लगा, या प्रेग्नेंट फीमेल जिसका आपने जिक्र किया है उनको लगवा लेनी चाहिए। जी सर, देख लें वो अभी जब भी जानलेवा हो जाता है, जब रिकमेंडेशन आएगी जबकि बात करेंगे। अब बी रह गया सर, बी तो यूनिवर्सली है सर कि हमें करना है। प्रॉब्ली 92 में शुरू हुआ था, पाकिस्तान में से 2002 में शुरू हुआ है जी सर। और उस वक्त देखें, और उस वक्त से अब तक चल रहा है EPE प्रोग्राम के अंदर, बड़ा कामयाबी से चल रहा है सर। 6 हाँ, ये विद इन ईयर हम कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो मेरा ख्याल है कि 3 डोजेज हैं, और बड़ों में अगर लगवाना है तो सर वो भी 3 डोजेज हैं, 0, 1 और 6 मंथ जी। पहला इंजेक्शन, फिर 1 माह बाद दूसरा, और पहले इंजेक्शन से 6 माह बाद तीसरा इंजेक्शन, तो ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। साइड इफेक्ट भी नहीं है सर। अच्छा सर, पहले ज़मानों में पिछली सदी की अगर बात करूं कि उसमें एक बूस्टर भी रिक्वायर्ड होता था कि अगर किसी ने वैक्सीनेशन करवाई है हेपेटाइटिस बी की तो 5 साल बाद एक बूस्टर लगवाना। वो अब रिकमेंडेशन है सर? नहीं सर, बूस्टर पिछली सदी की बात नहीं, अभी भी है। वो लोग करवाएं सर जो इन्वॉल्व है इन कामों में, लैब में काम करने वाले, हाई रिस्क जो लैब में काम करने वाले, जो लेबोरेटरी में काम, आम बंदों को जरूरत नहीं है सर। आम बंदों को जरूरत नहीं है सर। अच्छा, बस 3 इंजेक्शन हो तो फॉरएवर, सारी जिंदगी के लिए। जी जी, अबाउट 95-98% में सर इम्यूनिटी आ जाती है। अच्छा सर, 2002 में आपने फरमाया कि ये हमारे EPE प्रोग्राम में गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त बच्चों को लगाई जा रही थी। 2002 में जिस बच्चे की लगी वैक्सीन वो अब इस वक्त 23 साल का होगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास अब जो यूथ आ रही है ज़्यादातर यूथ में फिर हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। देखें या इसका इम्पैक्ट, दूसरे लफ्जों में मैं इसका इम्पैक्ट पूछना चाह रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ। देखें सर, देखें डॉक्टर साहब, जब 2000 की बात हम करें तो हमारा जो था इसका प्रेवलेंस थी ना हमारे यहाँ, वो थी अबाउट 5.3%, अब है अराउंड 2%। नेशनल वाइड बात कर रहा हूँ। तो ये क्रेडिट तो फिर जाता है सर? नहीं, ये तो क्रेडिट वैक्सीनेशन जाता है जी। वो वैक्सीनेशन जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाए, गावी को जाए, या किसी को, लेकिन जाता तो है। लेकिन ये वैक्सीनेशन के फ़ायदे हैं, इसका इम्पैक्ट हमें नेशनली नज़र आया। अच्छा, अगर मैं लोकली बात करूँ, जिसका मैं आपसे भी जिक्र कर रहा था, गुज़िश्ता 5 साल से मैं मदारिस में ये स्क्रीनिंग कर रहा था, क्योंकि बड़ा ही वो एरिया था जो बड़ा रिसेप्टिव था, वो बड़े आराम से ये टेस्ट करवा लेते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई जाता नहीं था। तो हमने वो शुरू किया, भावलपुर में हमारी टीम है, उन्होंने शुरू किया, तो तकरीबन 6-7 हज़ार लोगों का हमने किया। 2000 का डेटा मैंने अभी सोसाइटी ऑफ लिवर डिजीज में भेजा भी था। तो सर जो वायरस है ना बी, ये अब फिगर्स क्योंकि हैं मेरे पास, इसलिए मेरा बाकी डेटा आना है, बिल्कुल एतमाद से बात कर। दूसरी बात ये है कि ये मुझे मेरे रजिस्टर्ड है, मैंने क्योंकि भेज दिया था डेटा ये जी बिल्कुल। तो 0.8% सर बी, 0.8%, और सी है 0.2%। तो बच्चों में ये बच्चे थे सर तकरीबन 7 साल से 14 साल तक के। राइट सर। तो इस वाले ये वो बच्चे हैं सर बी ले कि जिनको वैक्सीनेशन हो गई है। यस। तो ये इट इज़ अ प्रूफ कि वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट हमारे बच्चों में आ रहा है, और हमारे यहाँ वैक्सीनेशन जो है वो काम दिखा रही है, वो काम कर रही है। इसका मतलब है कि घूम फिर कर सर डिस्कशन हमारी इस तरफ जा रही है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो साइलेंट इन्फेक्टेड लोग हैं उनको डिटेक्ट करना, मिसिंग मिलियन है उनको ढूंढना। इट मींस के जो 25 साल से उम्र के ज़्यादा के हैं या 23 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं, उनकी स्क्रीनिंग। जी। वैसे ऐसे सर मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा था कि जिस तरह हर लाइसेंस लेने के से पहले कुछ हमें प्री रिक्विजिट्स होते हैं, पूरे करने होते हैं। हमारे ID कार्ड के ऊपर ब्लड ग्रुप तक नहीं मेंशन होता, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो फिर ग्रुपिंग उसी वक्त हो रही होती है।
व्हाट इफ़ के अगर ये पॉलिसी इस तरह की बन जाए कि नादरा वाले स्क्रीनिंग को कंपलसरी कर दें। अब तो आईसीटी डिवाइसेस आ गई हैं बड़ी सस्ती, जिससे बड़ी जल्दी वो हो जाती है, तो पूरी पॉपुलेशन ही सर जो भी आईडी कार्ड देखिए, अगर हम सारा तहैया स्क्रीन कर लें तमाम आप डॉक्टर। आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना सर, वो इस तरीके से बड़ा अच्छा अचीव हो सकता है। सर देखें, जो इजिप्ट है वो दुनिया के उन मुल्कों में से है जिन्होंने इसको एरेडिकेट करने में तकरीबन एरेडिकेट कर लिया, और वहाँ सबसे ज़्यादा थी। इजिप्ट में बहुत था इजिप्ट सर में एक बहुत ज़माने ज़्यादा में। थी। तो वो कैसे किया सर उन्होंने? कोविड के साथ ही, जो कोविड के जितने जो उनके इंजेक्शन सेंटर से, वहीं पे उन्होंने उसको टेस्ट लगाए और वहीं से उन्होंने स्क्रीनिंग की और वहीं से उन्होंने उसको डिटेक्ट कर लिए लोग। तो इसका तो भाई यहाँ भी हो सकता है। हम नहीं कर सकते हैं, बस हम स्क्रीनिंग हम जितने करें तो टाइमली आपको पता चल जाएगा और जी। टाइमली लोग फिल्टर भी हो जाएंगे और उनको फिर मुनासिब इलाज भी दे दिया जाएगा। अच्छा सर, अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं चाहूँगा आज बहुत ही दिलचस्प आपने गुफ्तगू की। टेक होम मैसेज क्रक्स में आप हमारी पब्लिक को हेपेटाइटिस से प्रिवेंशन के हवाले से क्या देना चाहेंगे सर? दो तीन बातें ही हैं। एक तो बात सबसे बड़ी मैंने अभी की है कि हमें चाहिए कि जिन लोगों ने स्क्रीनिंग कराई वो अपनी स्क्रीनिंग कराएं, नंबर 1। तमाम लोग जो हैं मेरी बात सुन रहे हैं। नंबर 2, हाथ जो धोना है ना साबुन से, वो बहुत ज़रूरी है। सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है सर हमारा, तो डेफिनेटली सर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 2 बातें हो गई। तीसरी है, जब भी यरकान हो तो फौरी तौर पे किसी मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता कायम करें, जो टेस्ट कराएं वो करें और जो इलाज बताएं वो करें। और अगर खुदा ना खास्ता को पेचीदगी आ गई है, तब भी अपने ही रिस्पेक्टिव डॉक्टर साहब से रब्ता करके अपने इलाज को जारी रखें। आखिर में नाज़रीन, मैं प्रोफेसर डॉक्टर काजी मसरूर अली का तहे दिल से मशकूर हूँ कि सर ने आज इतनी मसरूफियत के बावजूद इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू के लिए वक्त निकाला। उम्मीद है आपको सेहत ज़िंदगी की ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited.